मंदिर मस्जिद पर राजनीति करने वालों को मोहन भागवत ने बहुत बड़ी नसीहत दी है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में आज कौन कौन सी वो खबरें होंगी जिस पर 1 घंटे बात होगी, यानी देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी खबर होगी जिस पर आज चर्चा होगी, विस्तार से उसका विश्लेषण होगा। चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात आज मोहन भागवत के बयान की करेंगे। मोहन भागवत ने बहुत बड़ा बयान दिया है, कह दिया है मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर नेता मत बनिए। क्या है पूरी खबर, जुड़े रहिएगा, विस्तार से बताएंगे कि आखिर मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा। दूसरी खबर में बात करेंगे संभल की। संभल बहुत दिन से चर्चा में है। संभल में कुछ दिन पहले मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हुआ। यह विवाद संभल सांसद के घर तक पहुंचा। संभल के सांसद पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज हो गई है और 1,91,00,000 का जुर्माना भी लगा है। पूरी खबर बताएंगे विस्तार से, जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में आज बात संसद से आई तस्वीर की करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया है। इस सत्र में प्रियंका गांधी का बैग चर्चा में रहा है, लेकिन सत्र के आखिरी दिन प्रियंका गांधी को गिफ्ट में मिला बैग सुर्खियों में। जानना चाहते हैं कौन सा बैग है, किसने दिया है, तो जुड़े रहिएगा, ये भी बताएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे एक ऐसे सड़क हादसे की जिसकी तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जयपुर में ट्रक और टैंकर के बीच हुई टक्कर में 11 लोग जिंदा जल गए हैं। पूरे देश में यह खबर आज ट्रेंड पर है। पांचवी खबर में बात करेंगे भोपाल में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की गई बहुत बड़ी कार्रवाई की। आयकर विभाग को भोपाल के जंगल में एक कार से 52 किलो सोना, यहां 52 ग्राम किसी को मिल जाए तो लगता है सोना मिल गया। 52 किलो सोना मिला है, किसका, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि कांस्टेबल आरटीओ का पैसा और सोना उगल रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा कैश भी मिला है भाई साहब। छठवीं खबर में बात करेंगे उज्जैन की। उज्जैन में वेयर हाउस में गेहूं रखा गया था, सरकारी गेहूं था। ताला खोला तो हजारों बोरियों में भूसा भरा हुआ था। कहां गया गेहूं, कौन चोरी कर लिया, भूसा कैसे आ गया, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। सातवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जवान नक्सलियों के गढ़ में घुसकर मार रहे हैं और दूसरी तरफ शहर में उनके मददगारों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। जुड़े रहिएगा, विस्तार से सब कुछ बताएंगे। नक्सलियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई और हां, अगर आप नक्सलियों के मददगार हैं तो आप भी बख्शे नहीं जाएंगे। आठवीं खबर में बात करेंगे अंबिकापुर की। पटवारी बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसा पत्र कह रहा है। अंबिकापुर में धान खरीदी में गड़बड़ी करने के आरोप में 150 से ज्यादा पटवारियों को नोटिस जारी कर दिया गया। क्या गड़बड़ी है, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपके गांव में क्या हो रहा है, धान खरीदी हो रही है। जमीनों की गड़बड़ी होती है कि नहीं, धान बाहर से आता है कि नहीं, दूसरे राज्यों से आता है कि नहीं आता है, धान आता है ना, लोग खपाना चाहते हैं, वो कैसे खपाते हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे और क्यों ये नोटिस जारी किया गया ये भी बताएंगे। मतलब इसमें गांव है, इसमें किसान है, इसमें पटवारी है और इसमें धान है। बहुत बड़ा मुद्दा है, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा खुलासा आज इस खबर से होगा। जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताऊंगा विस्तार से। और आखिर में आपको छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की एक मैडम जी की तस्वीर दिखाएंगे। मैडम जी पढ़ाती कम है, रील ज्यादा बनवाती है। पूरी खबर बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और पहली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। मैंने आपको बताया ही था कि अगर मंदिर मस्जिद करेंगे तो नसीहत मिल जाएगी और मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर नेता मत बनिए, मोहन भागवत कह दें। क्या खबर है, आप सोच रहे होंगे कि मंदिर मस्जिद मोहन भागवत क्यों कह रहे हैं भाई, एक तरफ मस्जिद है दूसरी तरफ मोहन भागवत की तस्वीर है। दरअसल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई। मोहन भागवत ने कहा है बार बार ऐसे विवाद उठाना ठीक नहीं है। मैं कहता हूं ना, ये ठीक बात नहीं है। मोहन भागवत ने कहा ये ठीक बात नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के मौके पर कहा है कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, जो स्वीकार नहीं है, मतलब एक्सेप्ट नहीं है। पहले आप संघ प्रमुख का वो बयान सुन लीजिए जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और विपक्षी दल बीजेपी के अलावा भी मोहन भागवत के इस बयान का स्वागत कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। सुनिए। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर, त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी
रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. संघ प्रमुख ने मंदिर मस्जिद के नए नए विवादों को लेकर बयान दिया तो फिर से राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ एनडीए के नेताओं ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत किया तो वहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी एक ही तो है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने, मैंने आपसे कहा ना कि विपक्षी भी स्वागत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने मोहन भागवत के बयान का खुलकर समर्थन किया है। मोहन भागवत के बयान पर नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए, क्योंकि पूरे देश में इस पर चर्चा गर्म है। सुनिए। जी मोहन भागवत जी की सोच बहुत ऊंची है और अपने मुखारबिन से बोलते हैं, वो देश हित के लिए बात करते हैं। देश में कट्टरपंथी जो व्यवस्था है उसको त्याग करके ही कोई आदमी कुछ कर पाएगा, क्योंकि जो हर तरह से जानववाद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है उसके जवान में ये जानववाद का बुली शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट 100% से ज्यादा सही स्टेटमेंट है। निश्चित रूप से अमन चैन शांति कायम रहे तभी डेवलपमेंट का काम होगा, देश का विकास होगा। संघ तो भाजपा के नेताओं का आइडियोलॉजिकल हेड है ना, ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को छोड़ दिया कि आप करते रहिए और हम इधर से जो है ऐसा बोलते रहे। जो आरएसएस है वो तो देश के निर्माण के लिए पेट्रियोटिक लोग हैं जो देश की जो है सेवा के लिए जो है हमेशा लगे रहते हैं। और जो मोहन भागवत जी ने कहा है ये सारी चीजें सबको, सब राजनीतिज्ञों को समझनी होंगी और इसको जहन करना होगा। पहली बार मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि आज जो मांग है, वक्त की जो पुकार है वो यही है कि हम लोग इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो हमारे देश की प्रगति के मुद्दे हैं, उन पर सभी लोग मिलकर काम करें। जो भी मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं उनका नाता और रिश्ता या तो भाजपा से है या आरएसएस से है। ये दुखद बात है कि जो सबसे बड़े नेता हों उनकी बात लोग न माने। उनको चाहिए कि रास्ते पे लाने के लिए कुछ अपने शिष्यों के खिलाफ कार्रवाई करें। मोहन भागवत का बयान आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद के बीच बहुत बड़ा संदेश दिया है। मोहन भागवत ने क्या कहा सुना दिया, नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुना दिया। लेकिन भागवत के बयान पर धर्मगुरु और जनता क्या कह रही है, क्योंकि आप जानते हैं ये विस्तार न्यूज है, यहाँ विश्लेषण एक एक शख्स का होता है जो उससे सीधा जुड़ा हो। और आपको पता है कि मैं कहता हूं आपका अपना चैनल है, तो धर्मगुरु और जनता क्या कह रही है अब ये भी सुनिए। श्रीमान भागवत जी का ये जो बयान है एक गंभीर चिंतन को जन्म देता है। ज्वलंत मुद्दे और भी देश में हैं, प्रदेश में हैं, शहर में हैं, उन लोगों के मुद्दे भी उठाना चाहिए और जन सरोकार की बातें करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के अलावा भी हमारे देश में बेरोजगारी है, दूसरे मुद्दे हैं। ये समय समय पे भागवत जी का भागवत ज्ञान आता है, ये ईश्वर करे कि उनका भागवत ज्ञान और खुले। मैं तो मोहन भागवत जी का स्वागत करता हूँ इस बयान के लिए, वो देश के हित में ही है। भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बनाने में बड़ा कामयाब रहेगा। मेरी अपेक्षा और मेरी ये मांग है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक की जुबान पे बात होनी चाहिए। आपसी सद्भावना और भाईचारा हमारे हिंदुस्तान की ताकत है। सर्वधर्म संभाव को लेकर के चलने वाला देश है। मंदिर मस्जिद के बारे में जो राजनीतिक होता है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था ना कि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है। नेता क्या कह रहे हैं, संघ प्रमुख ने जो कहा उस पर क्या बयान आया, विपक्ष ने क्या कहा, सत्ता पक्ष ने क्या कहा, जनता ने क्या कहा, और हाँ, मंदिर और मस्जिद को मानने वाली आम जनता ने क्या कहा, यह भी आपको सुना दिया। मोहन भागवत ने अपने बयान में एक महत्वपूर्ण बात कही है कि राम मंदिर निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश में संभल और राजस्थान में अजमेर शरीफ में मंदिर होने के दावे के बीच मोहन भागवत का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि संघ प्रमुख ने भी देश में सद्भावना कायम रखने की बात कही है और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की है। संघ प्रमुख का बयान देश में चर्चा में है, इसलिए विस्तार से बात कर ली, सबका पक्ष दिखा दिया। आगे खबर मंदिर मस्जिद वाले विवाद से जुड़ी है। आगे कौन सी खबर है आपको लग रहा होगा? अभी मैंने कहा ना कि संभल का विवाद, अजमेर शरीफ का विवाद, और ये कहां से जुड़ा है? सांसद के घर की बिजली काटी, 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना।
ये सांसद उनसद भी इस तरह से बिजली कटवाने के लिए, बताइए पैसा नहीं पटा रहे हैं। ये कितना बड़ा, 1,91,00,000 रुपए थोड़ा मोड़ा रकम नहीं है। संभल के सांसद हैं जहां मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर खूब राजनीति हो रही है। इस पूरे मुद्दे में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क घिरते नजर आ रहे हैं, कभी पुलिस प्रशासन से तो कभी बिजली विभाग के कर्मचारियों से। संभल में एक तरफ हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज अदा की गई, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के सांसद बर्क के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। ये तस्वीर देखिए। जुमे की नमाज के लिए प्रशासन ने सुरक्षा का खास इंतजाम किया था। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद थी। भारी पुलिस कर्मियों के साथ ड्रोन से विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच बर्क के घर तक, यानी सांसद जी के घर तक बुलडोजर पहुंचना चर्चा में बना रहा। सपा सांसद बर्क के नए आवास के बाहर बनी अवैध सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। सपा सांसद चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले सपा सांसद पर भड़काऊ भाषण को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा क्या हुआ, गुरुवार को छापेमारी के दौरान उनके पिता पर धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। बिजली चोरी के आरोप में बर्क पर तो 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना तक लगाया गया। अब जब प्रशासन की कार्रवाई हुई है तो फिर राजनीति तो होगी ही। समाजवादी पार्टी प्रशासन की कार्रवाई को बदले की नजर से देख रही है, तो वहीं बीजेपी ने अराजकता और अतिक्रमण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सपा को जमकर घेरा है। संभल के सांसद बर्क को लेकर चल रही राजनीति पर एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। देखिए, ये बीजेपी का मॉडल है। किसी के घर में छापा मार करके इस तरह का काम करते हैं। और जो बिजली की चोरी करे तो उसको कोई दंड देने की जगह कोई उनको पुरस्कार नहीं देगा। और छोटे छोटे मुकदमे लगाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि सदस्यता खत्म कर दी जाए। कि लोकतंत्र के लिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, जिसकी शुरुआत जो है भाजपा ने की है। जो जैसा किया रहेगा वैसा भरेगा। जो हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा करन वैसा भरन। तो अराजकता फैलाना, भ्रष्टाचार करना, चोरी करना, नैतिकता का पतन होना है, तो झूठ बोलना इनके डीएनए में। मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि कोई भी मामला आता है, जांच के आते हैं, तो कितने बड़े रसूखदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। पूरा मामला बहुत गरमाया हुआ है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई हिंसा से शुरू होकर अब जुबानी जंग का रूप ले चुकी है। बर्क की बिजली चोरी वाले मामले की चर्चा पूरे देश में है, यानी सपा के सांसद की चर्चा पूरे देश में है कि बताओ बिजली चोरी पर इतना पैसा लगा। अब बिजली चोरी के मामले में 1,91,00,000 का जुर्माना लगा है, तो चर्चा तो होगी भाई साहब। बस इसीलिए चर्चा कर लिए क्योंकि आपके प्रदेश में भी 11 सांसद हैं, आपके प्रदेश में भी 29 सांसद हैं। तो आप समझिए कि ऐसे में अगर सांसदों पर 2-2 करोड़ रुपए बिजली चोरी का आरोप लगे तो फिर खबर तो बताना बनता है। अगली खबर क्या है? अगली खबर कहां से जुड़ी हुई है? आज राष्ट्रीय खबरों में संसद की एक तस्वीर और दिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बैग पॉलिटिक्स, संसद की बैग पॉलिटिक्स ये वाले बैग से, फिलिस्तीन वाले बैग से शुरू हुई थी और अब प्रियंका गांधी पहली बार ही संसद पहुंची हैं सांसद बनकर, और इतनी चर्चा हो रही है कि पहले दिन बैग लेकर आई फिलिस्तीन वाला, फिर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था वो वाला बैग, और अब जब संसद का सत्र खत्म हुआ तो इनको बैग गिफ्ट में मिल गया। इसलिए बैग पर चर्चा 2 दिन आपको चर्चा दिखा चुका हूं कि कितना हंगामा हुआ बैग पर। अब आज जब गिफ्ट मिला है तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना। प्रियंका गांधी संसद में फिलिस्तीन वाला बैग लेकर पहुंची तो विवाद हो गया था, याद है आपको। बांग्लादेश वाला बैग लेकर पहुंची तो चर्चा होने लगी। लेकिन आज प्रियंका गांधी को बीजेपी सांसद ने एक बैग गिफ्ट किया। वाह, ये सौहार्द बना रहना चाहिए। लेकिन कैसा बैग है, कहीं लफड़े वाला ना हो, देख लेते हैं, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसीलिए इस खबर पर विस्तार से बात करूंगा। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी आज संसद भवन में 1984 लिखा बैग लेकर पहुंची। ये बैग पर 1984 को खून से रंगा दिखाया गया। ये बैग बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को गिफ्ट किया। इस बैग के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस को 1984 के दंगों की याद दिलाई। अपराजिता संसद परिसर में प्रियंका गांधी का बैग लेकर इंतजार कर रही थी। जैसे ही आने की जानकारी मिली, वो पीछा करते हुए प्रियंका गांधी के पास पहुंची और बैग पकड़ा दिया।
प्रियंका गांधी भी बैग लेकर रख ली और आगे बढ़ गई। राजनीति है भाई, राजनीति है। शीतकालीन सत्र में ये बैग वाली पॉलिटिक्स खूब हुई। आपको विस्तार से बताया था कि प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग की चर्चा तो पाकिस्तान तक हो गई थी। इसके बाद अगले ही दिन प्रियंका गांधी बांग्लादेश वाला बैग लेकर संसद में पहुंची। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी खूब चर्चा में रही हैं। बतौर सांसद ये प्रियंका गांधी का पहला संसद सत्र था। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक कभी तस्वीरों से सरकार पर निशाना साधा तो कभी सदन के अंदर और बाहर अपने बयानों से। अडानी का मुद्दा हो या अंबेडकर का, प्रियंका गांधी ने जमकर सरकार को घेरा। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर 10 दिसंबर की है, जब प्रियंका गांधी संसद में अडानी और मोदी के फोटो वाला बैग लेकर पहुंची। इसके बाद दूसरी तस्वीर 16 दिसंबर की है, फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग। और 17 दिसंबर को प्रियंका गांधी संसद में बांग्लादेश वाला बैग लेकर पहुंच गई। और अब सत्र के आखिरी दिन बीजेपी ने ही प्रियंका गांधी को 1984 लिखा बैग गिफ्ट करके निशाना साध दिया। बैग की खूब चर्चा हो रही है, इसलिए विस्तार से बात कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। सारी तस्वीर आपको विस्तार से दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। देश की खबरें 8:12 में मैंने खत्म कर दी। संसद में क्या हो रहा है, मोहन भागवत ने क्या कहा, और इसके अलावा आपने देखा कि संभल में क्या हुआ, ये भी आपको दिखा दिया। अब आइए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश की ये खबर आज देश में ट्रेंड हो रही है। मध्य प्रदेश की इस खबर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसलिए खबर कौन सी है? परिवहन विभाग का ये कांस्टेबल पैसा और सोना उगल रहा है भाई, पैसा और सोना उगल रहा है। इतना पैसा कमाया कि सोना ही सोना निकल रहा है, पैसा ही पैसा निकल रहा है। 50-50 किलो सोना। कल मैंने आपको बताया था कि जितना आपके घर में राशन नहीं, उतना इनके यहां से चांदी निकली। मुझे क्या पता था कि आज 8 बजे फिर सीधे मुद्दे की बात में बताना पड़ेगा कि जितना आपके घर में राशन नहीं, उतना सोना निकला। मध्य प्रदेश में इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चल रही है। कल ही आपको मध्य प्रदेश में हो रही कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से बताया था। और आज रियल एस्टेट कारोबारियों पर एक्शन के बीच भोपाल में आयकर विभाग को बड़ी सफलता मिली है। 52 किलो सोना मिला है। आयकर विभाग को कहां मिला है, इसके तार किससे जुड़ रहे हैं, सब बताऊंगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेंडोरी के जंगल से आयकर विभाग ने 52 किलो सोना बरामद किया है। तस्वीरों में आपको सोना दिखाई दे रहा होगा। इसका वजन 52 किलो है भाई साहब, 52 किलो। और आज की कीमतों के हिसाब से आंका जाए तो इस सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए, 40 करोड़। भोपाल में गुरुवार रात पुलिस को सूचना मिली कि मेंडोरी के जंगल में एक लावारिस कार खड़ी है। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो कार में कुछ बैग दिखे, जिसके बाद आयकर विभाग को भी सूचना दी गई। फिर क्या हुआ? आयकर विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मौके से करीब 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए कैश जब्त किए। आयकर विभाग को यह भी सुराग मिले कि सोना गाड़ी में भरकर ठिकाने लगाने की तैयारी की जा रही थी। लावारिस मिली गाड़ी का नंबर MP 07BA0050 है। पुलिस को जांच में पता चला कि कार ग्वालियर से चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार में RTO भी लिखा हुआ है। अब आयकर विभाग ये पता करने का प्रयास कर रहा है कि ये सोना किसका हो सकता है। जिस जगह पर आयकर विभाग को ये कार मिली, उस जगह से हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए और फिर आगे की बात करें। यह एक बड़ी कार्रवाई निकल के सामने आई, जिसमें आप कार देख सकते हैं MP 07BA0050। यह ग्वालियर पासिंग कार है। कार पूरी तरीके से बंद थी, इसके अंदर पूरा माल पड़ा हुआ था और ये कांच के टुकड़े आपको ये जो कार के आसपास लगे दिखाई देंगे। इसे तोड़कर, इसके खोलकर, उसके बाद इसके अंदर से जो माल बरामद किया गया है, जिसमें करीब 50-52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश की बात निकलकर सामने आई है। इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद अब वाहन को टो करके ले जाने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखेंगे। पुलिस के द्वारा आयकर विभाग को सूचित किया गया और आयकर विभाग ने वहां पर पहुंचकर जो है विधिवत तरीके से गाड़ी का कांच तोड़ा और उसमें से जो बैग्स थे वो निकाले। फिर अल्टीमेटली इसमें लगभग 52 किलो सोना, जो कि गोल्ड ब्रिक्स के फॉर्म में था, वो बरामद हुआ और लगभग 10 करोड़ के आसपास कैश उसमें से बरामद हुआ था। कार में RTO लिखा हुआ है, इसलिए पुलिस और आयकर विभाग को इसके तार परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़ते नजर आ रहे हैं।
दरअसल राजधानी भोपाल में पिछले 2 दिनों में अलग अलग जगहों पर आयकर विभाग और लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था, जिसमें सबसे बड़ी कार्रवाई परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल के घर छापा मारकर की थी। लोकायुक्त की टीम को सौरभ शर्मा के घर पर और दफ्तर से करीब 40 किलो चांदी और करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए कैश मिला था। सौरभ शर्मा तो दुबई में है, लेकिन लोकायुक्त ने उसके कई करीबियों के घर भी छापेमारी की है। इससे पहले बुधवार को भी राजधानी भोपाल में बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट कंपनी के मालिक राजेश शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। वेयर हाउस में गेहूं रखा था, ताला खोला तो भूसा मिला। है ना रोचक खबर। वेयर हाउस में ताले के अंदर, ये देख लीजिए, इस ताले के अंदर क्या रखा था? गेहूं रखा था, सरकारी गेहूं रखा था, और जब ताला खोला गया तो भूसा मिला। गजब है भाई। उज्जैन में सरकारी गेहूं भूसे और मिट्टी में बदल गया है ना, हैरान करने वाला मामला। लेकिन ये मामला सच है और बहुत ही चौंकाने वाला है। अब सरकारी गेहूं भूसे में कैसे बदल गया है, कैसे हुई है इतनी बड़ी हेराफेरी, सब कुछ आपको बता देता हूं। और कुछ जानना चाहते हैं तो चलिए विस्तार से खबर देख लीजिए। उज्जैन में सरकारी गेहूं के साथ बड़ी हेराफेरी हो गई है। गेहूं बेचारा परेशान था, बहुत परेशान था। किसानों से खरीदा गया गेहूं प्रशासन ने कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम के वेयर हाउस में रखा था। गेहूं की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। अब वेयर हाउस से करीब 16,000 गेहूं की बोरी गायब है, तो वहीं 12,000 बोरियों में केवल भूसा या डस्ट भरा मिला है। बताइए, मतलब वेयर हाउस में बोरियों में गेहूं भरकर रखा गया और अब जब बोरियां खोली गई तो केवल मिट्टी और भूसा मिला है। मिट्टी और भूसा। हालांकि मामले में प्रशासन की भी लापरवाही सामने आई है। दरअसल इस गेहूं को किसानों से साल 2020-21 के अनुबंध के तहत खरीदा गया था और ये गेहूं 2 सालों से वेयर हाउस में रखा हुआ था और इतने समय से प्रशासन ने गेहूं की सुध ही नहीं ली। और अब जब 2 साल बाद वेयर हाउस खोला गया तो घोटाला सामने आया है। 2 सालों में वेयर हाउस एक भी बार चेक क्यों नहीं किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कितनी गड़बड़ी हुई है। देखिए, रिकॉर्ड के हिसाब से वेयर हाउस में 28,174 बोरी गेहूं होना चाहिए था, जबकि वेयर हाउस में केवल 12,006 बोरी मिली, यानी 16,168 बोरियां गायब थी। कितनी? 16,168 बोरियां गायब थी। वेयर हाउस में जो 12,006 बोरियां मिली, उनमें गेहूं की बजाय डस्ट, भूसा और छानन, मतलब छोटे छोटे टुकड़े भरा मिला, वो भी 50 किलो नहीं था। इस तरह गायब हुई 16,168 बोरी और जो वेयर हाउस में मिली हैं, मतलब 12,006 बोरी, इन सबको मिलाकर गेहूं का वजन 14,087 क्विंटल होता है। और गेहूं की कीमत देखी जाए तो 2,400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। पूरा गुड़ा गणित मैंने आपको समझा दिया। अब यह भी जान लीजिए कि पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल ये वेयर हाउस घटिया की खिलचीपुर शाखा के तहत आता है। शाखा प्रबंधक भगवान पटेल ने वेयर हाउस में रखे गेहूं की गुणवत्ता जांच के लिए अधिकारियों से निवेदन किया था। अब जब अधिकारियों की टीम वेयर हाउस की जांच करने पहुंची तो उन्हें गड़बड़ी की आशंका हुई, जिसके बाद जांच के लिए टीम बनी और 8 से 10 अधिकारी जांच के लिए पहुंचे और पूरे मामले का खुलासा हुआ। वेयर हाउस से हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बात करें। देखिए। जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के आदेश के बाद एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने श्री गौतम वेयर हाउस पर पहुंचकर यहां पर जो धांधलियां चल रही थी, वो जो भ्रष्टाचारी उजागर हुई है, वो चौंकाने वाला। किसानों का जो गेहूं होता है वो इस वेयर हाउस पर रखा गया था, लेकिन गेहूं की जगह निकल रहा है भूरा। यहाँ पर जांच पड़ताल की तो ऐसी कई खामियां पाई गई। खामियां पाने के बाद इस गोडाउन को सील कर दिया गया। ये मामला आया था कि जो शासकीय गेहूं स्टोर था, वो शासकीय गेहूं बाद में ख़राब हो गया था और उसके पश्चात उसमें मिट्टी वगैरह जो है रखी गई है। ये मामला जैसे संज्ञान में आया, पूरी जांच टीम वहाँ पर भेजी गई। जांच टीम सबके बयान दर्ज कर रही है। आज संभवतः इसमें जांच रिपोर्ट आ जाएगी। ये वेयर हाउस कांग्रेस के नेता विजय सिंह गौतम का है। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की। विजय गौतम कैमरे पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि उनके पास 3 महीने से इस वेयर हाउस की चाबी नहीं और शासन से उनका बकाया 1.5 करोड़ रुपया भी क्या
अभी 1.5 करोड़ रुपया ही दिया है। मैंने करीब 10 रिमाइंडर अधिकारियों को भेजे कि वो उनका गेहूं उठा लें, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। अब गेहूं किसने गायब किया ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। अगली खबर कहां से है? मध्य प्रदेश से है। और किस शहर से है? इंदौर से है। खबर क्या है? एमपीपीएससी का छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अभी क्या स्थिति है? रिपोर्टर के पास जाएंगे, रिपोर्टर के पास जाएंगे और पूरी स्थिति दिखाएंगे। कल भी दिखाया था, आज भी दिखाएंगे कि एमपीपीएससी के छात्रों का प्रदर्शन क्यों जारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 दिनों से एमपीपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में भी छात्र शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी आपको छात्रों के प्रदर्शन की हर तस्वीर विस्तार से दिखाई थी। आज छात्रों के प्रदर्शन में तीसरे दिन क्या अपडेट है देख लीजिए, ये भी विस्तार से बता देता हूँ। सबसे पहले 2 तस्वीरें देखिए। प्रदर्शन में बैठे छात्रों ने अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए तकनीक का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। पहली तस्वीर गुरुवार रात की है। गुरुवार रात को करीब 9 बजे एक साथ #MPPSC प्रोटेस्ट को एक्स पर पोस्ट करना शुरू किया। छात्रों का मकसद अपना आंदोलन एक्स पर ट्रेंड कराने का था। छात्रों को उम्मीद थी कि एक साथ पोस्ट से उनकी बात जिम्मेदारों तक जरूर पहुंचेगी। दूसरी तस्वीर शुक्रवार दोपहर की है, जब प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सामूहिक रूप से फेसबुक लाइव किया। छात्रों ने फेसबुक लाइव करके भी अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश की। ये तो बात थी तकनीक की, लेकिन छात्रों ने आज एमपीपीएससी के विरोध का अनोखा तरीका भी खोजा। छात्रों ने एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर एमपीपीएससी के प्रतीकात्मक कंकाल को फांसी पर चढ़ाया। कंकाल पर हार भी चढ़ाया और चूड़ियां भी भेंट की गई। छात्रों ने कंकाल के फांसी देने के बाद राम नाम सत्य है के नारे भी लगाए। छात्रों के धरने में आज एक अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली, जब छात्रों का प्रदर्शन करने अचानक एक प्रदर्शन को समर्थन करने अचानक एक 85 साल की दादी भी पहुंच गई। दादी ने सबसे पहले तो धरने में विराजित किए गए हनुमान जी के दर्शन किए और हनुमान जी की पूजा भी की। इसके बाद दादी ने बच्चों के साथ बैठकर भजन भी गाए। बच्चों ने भी फूल माला पहनाकर दादी का स्वागत किया। दादी से विस्तार न्यूज़ ने बात भी की है, सुनिए। बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं? हम बहुत लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, क्या हम क्या भूखे मरेंगे? हमारे बच्चे घर में मकान भी नहीं है उनके पास, लेने को कुछ भी नहीं है। तो पढ़ाई करी काय के लिए करी है? बाहर जो की क्या बच्चों ने पैसा लगाया है विचारों ने, उसके माँ बापों ने। ऐसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए तुमको सर। अच्छी तस्वीर थी। बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे तो बच्चे जल्दी सफल होंगे। छात्रों के प्रदर्शन से एक और तस्वीर आई, जब आंदोलन पर बैठे अभ्यर्थियों में से एक छात्रा बेहोश हो गई। बाद में सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। छात्रा की हालत फिलहाल ठीक है, लेकिन लगातार 3 दिनों से कड़ाके की ठंड में छात्रों का सड़क पर होना ठीक नहीं है। अभी आंदोलन की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है भाई पुनीत अभी आंदोलन की, और कितने बच्चे हैं? अभी भी क्या कल जैसी स्थिति है? आप तो वहां लगातार डटे हुए हैं। कितने बच्चे हैं और बच्चों की संख्या बढ़ी है नहीं बढ़ी है? कोई आश्वासन मिला है नहीं मिला? सब कुछ बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए इन लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो गई। इन लोगों का जोश देखते बनेगा। ये देखिए आप, प्रदर्शन लगातार जारी है। काफी इनकी संख्या भी बढ़ गई और जोश बरकरार है। इनके 3 लोग भूख हड़ताल आमरण अनशन पर है। नारेबाजी सुन लीजिए आप। बात भी कर लेते हैं इन लोगों से। जी बिल्कुल, 700 वैकेंसी आना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 700 वैकेंसी आयोग को देना ही पड़ेगा, और नहीं तो अनिश्चित काल के लिए यह हड़ताल जारी रहेगी। तो देखिए गर्ल्स भी आज भी बैठी हुई है, हम उनसे भी बात करेंगे। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस हमारी मांगे पूरी कर ले जल्द से जल्द, हम यही चाह रहे हैं। 3 दिन हो गया है, रात भर रुक रहे हैं ठंड में, बिना टेंट में। तो जी सर, हम बिना कंबल में, एक साधारण कंबल में पूरी रात काटे यहाँ पे। जी देखिए इन लोग के जो कंबल आ रहे थे वो कंबल भी आने नहीं दिया गया, उन्हें भी रोक दिया गया। यार कैसा माहौल सर? यहाँ पर बहुत दिनों से हमारी आयोग द्वारा कोई मांग नहीं मानी गई है अभी तक, और जब तक हम सभी धरना स्थल पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी कोई मांग नहीं मानी जाती। जी सर, हम लोग मानसिक शारीरिक सभी तरह से प्रताड़ित हैं। आर्थिक स्थिति हम लोग की कमजोर है। आगे यदि हमारी ये मांग नहीं मान रहे हैं तो हम इस पे जो धरने पे हैं थोड़ा और उग्र प्रदर्शन करेंगे, लेकिन संवैधानिक दायरे पे रह के करेंगे। तो जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए। हम किसी प्रकार से परेशान है उसको नहीं सर, अभी आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है ऐसा लग तो रहा है उन्होंने कोई वाजिब जवाब नहीं दिया है, कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया है।
अभी तो कयास यही लगाया जाना है कि अभी तो हमारी जीत तय लग रही है सर, देखते हैं अब कब तक लड़ना है। सर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियाँ अपने आप को बिल्कुल सेफ कर रही है क्योंकि यहाँ पे सब उन्हीं के भाई बहन बैठे हुए हैं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्या वॉशरूम वगैरह की जो सरकार की तरफ से दिक्कत है वो गलत है, उनके लिए थोड़ा सा करना चाहिए सेफ्टी। तो प्रदर्शन लगातार जारी है और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। आप लोग सेफ फील करते हो रात में यहाँ पर? जी रात भर सेफ रहते हो यहाँ पर? सुरक्षित? सेफ, हाँ सेफ तो है, बाकी फैसिलिटीज नहीं उतनी, टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटीज नहीं है, बाकी तो सुरक्षित तो सेफ फील करते हैं यहाँ पे। खाने में क्या खा रहे हो आप लोग को? कुछ खाना वाना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? सिर्फ बिस्किट, सिर्फ प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं, सिर्फ बिस्किट बंटवाई जा रही है, बाकी कुछ नहीं है। कब तक कटे रहने वाले हो? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहीं रहेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम अनशन पे बैठे रहेंगे। रात भर बैठेंगे यहीं पे। क्या कह रहे हो? जब तक मांगे पूरी नहीं हुई तब तक यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, चाहे कितने भी दिन निकल जाए। जब तक लिखित में नहीं मिलेगा कि हम 1387 का रिजल्ट दे रहे हैं, कॉपियां दिखा रहे हैं, इसके अलावा वैकेंसी दे रहे हैं, ये मांगे पूरी नहीं, यहाँ से कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, यहाँ पर बैठे रहेंगे। सैकड़ों नहीं बल्कि 1000 से ऊपर अभी यहाँ पर लोग हैं ज्ञानेंद्र जी, और सुबह तो 3-4 हजार तक थे और रात में और बढ़ जाएंगे। आप लोग गर्ल्स क्या रात भर रुकती है यहाँ पर? सर एक बात बताइए, 2019 के बाद से रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, 5 साल हो गए, हम 5 साल से शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान है, ठीक है। तो ये जो समस्या है उस समस्या का निराकरण करना होगा, जो हमारी मांगे आयोग को पूरा करना होगा। सर हवाई बातें नहीं चलेंगी, जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। और आज दिन में जितनी जनसंख्या थी उससे कल 1.5 गुनी आएगी। आपने देखा था? हाँ, सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ आ रहे थे। यस सर, अभी अनिश्चित काल तक है, जब तक लिखित सूचना नहीं दे देते कि 700 वैकेंसी हम देंगे तब तक ये अनिश्चित काल की हड़ताल रहेगी। और हमारे साथ लोग अनशन में भी बैठे हुए हैं। पुनीत ठीक है पुनीत ठीक है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है पुनीत? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि ये जो छात्र हैं, कल भी मैंने कहा था कि ये छात्र किसी के बेटे हैं, किसी के जिगर के टुकड़े हैं। इनके माँ बाप ये जानना और देखना चाह रहे होंगे कि ये छात्र अभी किस स्थिति में हैं। सड़कों पर रात को इस तरह से बैठना बहुत आसान नहीं होता है। इनके मांग और इनके जो अधिकार की लड़ाई है, इस पर शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर देश का युवा ऐसे सड़कों पर बैठेगा अपने हक की आवाज मांगने के लिए, ये ठीक बिल्कुल नहीं है, ये ठीक बात नहीं है, जैसा कि मैं कहता हूं। और इसलिए विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, चाहे छात्र हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, कोई हो, विस्तार न्यूज उनके तकलीफ में इसी तरह से खड़ा रहेगा, उनकी आवाज बनेगा। हमारा मकसद केवल इतना था कि हम इन छात्रों की आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाएं और इनके परिजनों को, जो ये खबर देख रहे हैं, सीधे मुद्दे की बात देख रहे हैं, विस्तार न्यूज देख रहे हैं, उनको ये पता चल सके कि आपका बच्चा संघर्ष तो कर रहा है लेकिन सुरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? अगली खबर छत्तीसगढ़ से, देख लीजिए। नक्सलियों को मदद पहुंचाने वाले अब बचेंगे नहीं। हाँ सुनिए, नक्सलियों को मदद कैसे? कोई पैसा पहुंचाता है, कोई लेवी पहुंचाता है, कोई किसी तरह से वसूली करने के बाद, सब समझ रहे हैं ना, नक्सली ऐसे तो चल नहीं रहे, जंगल में कोई ना कोई तो मदद करता है। अब मदद करने वाले बचेंगे नहीं। एनआईए की जांच हो रही है। मार्च 2026 की डेडलाइन पर तेजी से काम हो रहा है। लाल आतंक के खात्मे के लिए चारों तरफ से प्रहार चल रहा है। अमित शाह ने बस्तर में चेतावनी देते हुए कहा था, नक्सलियों हथियार डाल दो, अगर हिंसा की तो हमारे जवान निपटेंगे। जिसके बाद नक्सलियों पर डबल अटैक शुरू हो गया है। डबल अटैक शुरू हो गया। हमारे जवान जंगलों में जाकर नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। साथ ही शहर में नक्सलियों के हमदर्दों पर भी कार्रवाई हो रही है। मैंने आपसे कहा ना कि अगर नक्सलियों को चोरी छिपे आप मदद पहुंचा रहे हैं तो बक्से नहीं जाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे। एनआईए नक्सलियों के कनेक्शन को ब्लॉक कर रही है, जिससे नक्सली आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। उनका नेटवर्क टूट रहा है। दूसरी तरफ माओवादी विचारधारा को खत्म करने का काम शुरू हो गया है। नक्सल साहित्य को जीवन का आधार मानने वाले आज भारत का संविधान पढ़ रहे हैं और हथियार चलाने वाले हाथ अब कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या है पूरा मामला? चलिए विस्तार से बता देता हूं, सब कुछ जान लीजिए। शुरुआत करते हैं एनआईए की कार्रवाई से। एनआईए ने
20 दिसंबर को सुकमा और बीजापुर में 5 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें स्मार्टफोन, सिम कार्ड और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आपको लगता होगा ना कि ये नक्सली कहाँ से बंदूक पाते हैं, कहाँ से इन्हें राशन मिलता है, कहाँ से ये साबुन तेल खरीदते हैं, कहाँ से इनके पास दवाइयाँ मिलती हैं, कहाँ से ये बर्तन खरीदते हैं। हमारे आपके बीच से ही कुछ ऐसे देशद्रोही होते हैं जो इनकी मदद करते हैं, जंगलों में इन्हें मदद पहुंचाते हैं, इन्हें पैसा पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ जंगल में कर पाते हैं। और उसी की जांच कौन कर रहा है? एनआईए। मतलब नक्सलवाद को अगर खत्म करना है तो जितने भी तार जुड़े हैं नक्सलियों से सबको काटा जा रहा है, सबको काटा जा रहा है। और क्या हुआ? इस कार्रवाई में एनआईए को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। क्या है ये सफलता? विस्तार से बता देता हूं, विस्तार से जान लीजिए। 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा जिले के रनपुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए थे और एक आम नागरिक की भी मौत हो गई थी। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि वहां 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। एनआईए ने इस घटना के मुख्य आरोपी बांद्रा ताती को गिरफ्तार कर लिया। बांद्रा ताती इस हमले की साजिश में सीधे तौर पर शामिल था, जिसको सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 3 नाबालिग सहित 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा छापेमारी में नक्सलियों की फंडिंग को लेकर भी कार्रवाई हुई है। अब बात करते हैं दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा जिला जेल के नक्सल बंदियों को प्रशासन ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग क्यों दे रहा है? जिसके जरिए नक्सलबंदी रोजगार के लायक हो जाएं। ऐसा करने वाला दंतेवाड़ा जिला जेल छत्तीसगढ़ का पहला जेल बन गया। तस्वीरें देखिए, ये सब सुधार है। मैंने आपसे कहा ना कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चौतरफा प्रयास हो रहा है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें नए बदलाव की है। पहली तस्वीर कंप्यूटर ट्रेनिंग की है। कैदियों को फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट, पावर पॉइंट और टाइपिंग सिखाया जा रहा है। नक्सलबंदी संविधान पढ़कर टाइप कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर सिलाई मशीन की है, जिसके जरिए सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। तीसरी तस्वीर में कैदी राजमिस्त्री का काम सीख रहे हैं। राजमिस्त्री बनने के बाद ये नक्सलबंदी पीएम आवास योजना के तहत घर बनाएंगे, जिससे आदिवासियों को लाभ मिलेगा। चौथी तस्वीर मैकेनिक ट्रेनिंग की, जिसके जरिए कैदी मोटरसाइकिल ठीक करना सीख रहे हैं। इसमें से कई कैदी ऐसे हैं जिन पर हत्या और आगजनी का आरोप भी है। नक्सल संगठन से जुड़े रहने के दौरान इन्होंने बहुत से गलत काम किए हैं, लेकिन अब इनके जीवन की दिशा बदली जा रही है। क्यों बदली जा रही है? ताकि नक्सलवाद पर भरोसा करने वाले उन ग्रामीणों को भी ये लगे कि नहीं, नक्सलियों का साथ छोड़ो, सरकार के साथ जाओ और मुख्य धारा में वापसी करो। इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सोचिए कितने प्रयास सरकार कर रही है, चौतरफा प्रयास कर रही है कि आप जंगल से निकलें, अच्छी जिंदगी बिताएं। आपको ये सब देखना चाहिए, आपको ये सब देखना चाहिए। जो मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया, देखिए कि इस तरह की तस्वीर से ही नक्सलवाद खत्म होगा और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। रिपोर्ट देखिए। शिक्षक आए बाहर से और अच्छा लग रहा है, हम लोग सीखे और आगे तक सीखते ही रहेंगे। सीख लिए हैं, अच्छी गोली देखने का सीखे हैं, दागा मिलाने का सीखे हैं और जॉइंट काटने को सीखे। चलने के बाद वही काम करेंगे और ईटा मिस्त्री का काम करेंगे, वही सब सीखने का। इनके अंदर जो बल है, इनके अंदर जो सीखने की ललक है, उससे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर ये सकारात्मक रूप से अपना जीवन यापन करेंगे। कुछ इन्होंने सीख चुके हैं। 1 महीने में ये मतलब मैं इनको पूरा नहीं बता रही, बहुत सारा ना बता के, जो मतलब इन लोग थोड़े में ही ज्यादा कर दे वाला बता। आज सीखेंगे और बाहर जाके भी हम लोग जो सीखा है सर लोग उस पर जाके प्रयास करके फिर काम करेंगे। वर्ड, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और साथ में इनका जो यूजेस है, जैसे कि लेटर एप्लीकेशन तैयार करना, प्रिंट निकालना। जो नक्सली सरकारी भवनों को तोड़ते थे, वो अब घर बनाना सीख रहे हैं। जिला प्रशासन की पहल रंग ला रही है। ये कैदी अब बेहतर जीवन जीना चाहते हैं और दोबारा नक्सल संगठन की तरफ देखना भी नहीं चाहते। ये लोग काम सीखकर अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के बारे में ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ विस्तार से समझा देता हूं, ये भी देख लीजिए। देखिए जरा मेरे बगल में, दंतेवाड़ा जिला जेल में 70% से ज्यादा कैदी नक्सली वारदातों के आरोपी हैं। इनको ट्रेनिंग देने का ये प्रोजेक्ट महज 25 लाख रुपए का है और इस प्रोजेक्ट के जरिए 300 से ज्यादा कैदियों को ट्रेनिंग मिलेगी।
पहले दौर में 150 नक्सल बंदियों को ट्रेनिंग मिलेगी और दूसरे दौर में बाकी के 150 नक्सल बंदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 30-30 की संख्या में बैच बनाए गए हैं और जेल में 15 कंप्यूटर और 10 सिलाई मशीनें लगाई गई हैं। बहुत अच्छी पहल है, जिला प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है। सीधा नक्सलियों की विचारधारा पर प्रहार हो रहा है। जब इन कैदियों का जीवन बदलेगा तो और भी नक्सलियों को इससे सीख मिलेगी और वो भी मुख्य धारा में शामिल होंगे, जिससे नक्सलवाद पूरी तरह से कमजोर होगा। नक्सलियों की खबर, नक्सलवाद के खात्मे की खबर जब आती है तो मैं उसको बहुत दिल से दिखाता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से ये दाग हटना चाहिए, मिटना चाहिए। अगली खबर कहां की है? अगली खबर कहां की है देख लीजिए। धान खरीदी में गड़बड़ी, 150 पटवारियों को नोटिस। अब देखिए ये खबर किससे जुड़ी हुई है, इस खबर को क्यों दिखा रहा हूं मैं, इस खबर को दिखाने के पीछे मेरा मकसद क्या है, पहले मैं आपको मकसद बता देता हूं। मकसद बता देता हूं, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? धान खरीदी में गड़बड़ी, 150 पटवारियों को नोटिस। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में धान सरकार बनाती है या नहीं बनाती? सरकार बनाने के पीछे धान के किसानों और धान के रेट का कितना बड़ा योगदान होता है, आप जानते हैं इस बात को? आप जानते हैं कि नहीं? जैसे ही चुनाव आता है, बीजेपी हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, जिसकी एक भी सीट नहीं, सब धान को केंद्र में रखकर घोषणा पत्र बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? बड़े बड़े वादे करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। लेकिन क्या हो रहा है? धान, किसान, पटवारी, खेत, ग्राम पंचायत सब जुड़े हुए हैं इस खबर से। इसलिए इस खबर को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आखिर धान खरीदी में गड़बड़ी कहां हो रही है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। छत्तीसगढ़ के 27 लाख किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकार को चूना लगाने का प्लान था। सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान होने वाला था। धान खरीदी की आड़ में हेरा फेरी हो रही थी। बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं। चलिए, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का है, जहां पटवारियों ने बिचौलियों के साथ मिलकर अवैध धान खपाने की तैयारी की थी। जिसके बाद पटवारियों ने रिकॉर्ड बनाते समय कागजों में गलत जानकारी डाल दी और जिस जमीन पर बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों ने अपना घर बनाया है, उस जमीन पर पटवारियों ने धान की फसल उगा दिया। बताइए, इसके अलावा जिन खेतों में गन्ने, अरहर, मक्का और चने की खेती की गई है, पटवारियों ने उन खेतों में भी धान की फसल दिखा दिया, ताकि किसानों के नाम पर धान को फर्जी तरीके से माफिया को बेच सके। ऐसा ही मामला बतौली ब्लॉक के देवरी गांव से सामने आया है। क्या आया है वो भी जान लीजिए। बालो एक्का नाम के किसान ने प्लॉट नंबर 136 में घर बनाया है और बाकी जमीन में सरसों की खेती की है, लेकिन पटवारियों ने गिरदावरी में धान की फसल लगाने की जानकारी दे दी है। जब बड़े अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नक्शा और खसरा का मिलान किया तो सामने कुछ और मिला। गिरदावरी में जिस जगह धान की फसल बताई गई थी, वहां किसान का घर और सरसों की खेती मिली। पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं किसान, सुन लीजिए। सरगुजा जिले में धान माफिया तो सक्रिय हैं ही और सरकार को चूना लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पटवारियों की लापरवाही भी भारी पड़ रही है। पीछे मकान बना हुआ है, कागजों में कहा गया था कि यहाँ पर धान की खेती हुई है। का जगह है आजकल का धान जगह वो बगैर सीजन का मकान बना है, उसमें धान का खेती, कभी खेत में धान लगा है, उसमें मक्का लगा हुआ है, कहीं क्या डाल देते हैं। यहाँ पर सरसों की खेती हुई है, जबकि कागजों में बताया गया है कि यहाँ पर धान की खेती हुई है। बताइए, इतनी बड़ी गड़बड़ी की गई है, पटवारियों ने दफ्तर में बैठकर अपने इलाके की गिरदावरी कर दी। अगर 3 स्टेप में गिरदावरी की जांच नहीं होती तो इस गड़बड़ी का खुलासा भी नहीं हो पाता और धान माफिया अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। लगभग 1 महीने पहले सरगुजा जिले के 7 ब्लॉकों में करीब 150 पटवारियों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसके बाद 30,094 प्लॉटों का भौतिक सत्यापन शुरू हुआ और फसलों का निरीक्षण किया गया, जिसमें सामने आया कि 1,820 प्लाटों में फसल की जगह लोगों के घर बने हुए। बिचौलिए 4,575 एकड़ की भूमि में धान की पैदावार बताकर लगभग 82,350 क्विंटल धान खपाने वाले थे।
सरगुजा में औसत धान 18 क्विंटल प्रति एकड़ है और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए है। ऐसे में लगभग 25 करोड़ 53 लाख की गड़बड़ी हो सकती थी। सरगुजा में भौतिक सत्यापन के बाद करीब 7% प्लॉट में धान नहीं मिला, जिसके बाद पटवारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया, लेकिन सिर्फ 18 पटवारियों ने ही नोटिस का जवाब दिया। पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं अंबिकापुर एसडीएम फागेश सिन्हा और पटवारी संघ के सचिव भ्रमर प्रधान, सुन लीजिए। गिरदावरी में कुछ त्रुटियां हुई थी, जो पुनः गिरदावरी का जो जांच किया गया, जिला स्तरीय टीम भी बनी थी। उसमें पाया गया कि अंबिकापुर में लगभग 391 खसरे हैं, जिसमें कुछ विसंगतियां आई थी। तो उसको देखते हुए फिर सभी पटवारियों को नोटिस भी जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद अभी जवाब आए हैं, जवाब का परीक्षण किया जा रहा है और जो उसमें गलती पाई जाती है सभी के आ जाएं एक बार, उसकी वजह से गलतियाँ पाई जाती है तो फिर उस पे ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गिरदावरी का जो टाइम रहता है, एक लिमिट रहता है। इसमें हर एक पटवारी के पास, कई पटवारियों के पास 4, 5, 7 गाँवें हैं। इसमें क्या है कि लिमिट समय में थोड़ा सा लिमिट के अभाव में थोड़ा जानकारी सभी खेतों में पहुंचना संभव नहीं होता है, और पहुंचते भी हैं तो भी जल्दी में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। हल्का फुल्का तो त्रुटि होना स्वाभाविक है। इसके लिए त्रुटि के लिए अलग से टाइम दिया जाना उचित होगा। सुन लिया आपने, लेकिन अब आपको ये बता देता हूं कुछ तरीके हैं, देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अवैध धान के अब तक 773 मामले दर्ज किए गए हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा 733 मामले, और 41,303 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत 12 करोड़ 80 लाख 39 हजार रुपयों से ज्यादा है। साथ ही सीमावर्ती जिलों में 273 चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। प्रशासन अवैध धान की लगातार निगरानी कर रहा है। नोडल अधिकारी धान खरीदी केंद्रों पर भौतिक सत्यापन करवा रहे हैं, साथ ही पोर्टल पर डेटा अपलोड कराने का भी काम हो रहा है। लेकिन फिर भी बताइए, फिर भी क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा है। यह खबर आपसे और किसान से जुड़ी थी, इसलिए सब कुछ दिखा दिया। आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे एक खबर ऐसी है जिसको आपको देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि मामला कलेक्टर तक पहुंच गया। और किसने पहुंचाया? बच्चों ने पहुंचाया। मैडम जी पढ़ाती कम है, रील ज्यादा बनवा रही हैं। नहीं करना मैडम जी ऐसा। अगर मेरी रील नहीं बनाओगी तो बहुत मारूंगी, तेरे हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। पढ़ाई बाद में करना, पहले मेरी रील बना। हेडमास्टर बच्चों को डरा धमका रील बनवाती थी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से हैरान करने वाला मामला आया है, सुनेंगे तो बहुत गुस्सा आएगा। विश्वास नहीं होगा कि एक टीचर बच्चों के साथ ऐसा भी कर सकती है। चलिए बता देता हूं आपको। मामला सास की पूर्व माध्यमिक शाला भंसूली का है, जहां प्रधान पाठक कुमारी वर्मा ने शिक्षक की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया है। एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उनका भविष्य बनाए, बच्चों को सही दिशा दिखाए। लेकिन ये शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय अपना रील बनवा रही है। मत करिए भाई, तस्वीरें देख लीजिए। छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं, रोते रोते अपना दर्द बता रही हैं। जब ये बच्ची रील बनाने से मना करती थी और पढ़ाई लिखाई की बात करती थी तो प्रधान पाठक बच्चियों को धमकी देती थी और टीसी काटने की बात करती थी। और इतना ही नहीं, प्रधान पाठक बच्चियों को गालियां भी देती थी, उनकी परवरिश पर सवाल खड़े करती थी। मारपीट के डर से बच्चियां पढ़ाई छोड़कर मैडम जी का रील बनवाती थी। क्या कह रही हैं बच्ची, पहले सुन लीजिए। परिजन सुनिए जरा, बच्ची सुनिए। थोड़ा नीचे करिए। अनार छीलने के लिए भी बोलती है, कपड़ा सिलने के लिए भी बोलती है हमारे बच्चों को। चोटी बनवाती है वर्मा मैडम, और चाय बनाने के लिए बोलती है। स्कूल में कोई चाय बनाएगा? पढ़ने जाते हैं बच्चे लोग, इंस्टा बनाने जाते हैं, चाय बनाने जाते हैं। थोड़ा नीचे करिए। काम नहीं करते तो बोलती है टीसी काट दूंगी, कोई भी स्कूल में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ का, ऐसा बोलती है। ना गंदा गाली दे रही थी और ना इतना धमकी दे रही थी कि तुम्हारा पैर हाथ तोड़ के रख दूंगी, ऐसे करके धमकी दे रही थी। नम्रता पांडे के ऊपर ना म्यूजिक सिस्टम को फेंक के मारने की कोशिश की है सर। साड़ी पहनाना, लिपस्टिक लगाना, बाल कोरना, ऐसे बहुत सारे काम करवाते हैं सर। हमें अम्मा बहन की गाली दी जाती है सर। हमारे माता पिता को अच्छे से पालन पोषण नहीं किया है करके बोलते हैं सर। और अगर उनका रील ना बनाए तो टीसी काटने की धमकी देती है। और बीओ डीओ खुद मेरे पास रहते हैं, ऐसे करके बोलती है। प्रधान पाठक कुमारी वर्मा से परेशान होकर बच्चे आज कहां पहुंचे थे पता है? जिले के मुखिया कलेक्टर के पास पहुंच गए और बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा से इसकी शिकायत की। पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं कलेक्टर, सुनिए जरा। शासकीय विद्यालय की बालिकाएं आई थी और उनका कहना था कि उनकी शिक्षिका के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है।
मैंने अभी डीओ साहब को निर्देशित किया है कि जो शिक्षिका हैं उनकी क्या शिकायत है और उसका कैसे निराकरण करेंगे। वो बच्चों को भी समझाइश दी है कि आप अपने पठन पाठन कार्य में व्यस्त रहें और अगर शिक्षिका के द्वारा कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो उसका भी विधि सम्मत जो है वो निर्णय करें। पूरा मामला कलेक्टर साहब तक पहुंच गया है। मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जल्दी कार्रवाई करिए, बच्चियां रो रही हैं कलेक्टर साहब। चलिए आज बस इतना ही। और देखिए 8:50 में रुकना होता है लेकिन टाइम हो गया है 8:52, इसलिए आज कुछ नहीं, बस इतना ही।